नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर शो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। साथियों, आज के करंट अफेयर से पहले थोड़ा-सा हम बात करना चाहेंगे। कल हमारी अंडर 19 क्रिकेट टीम ने हमारी भारतीय अंडर 19 क्रिकेट टीम ने अपना छठा क्रिकेट विश्व कप जीत लिया है। 6वीं बार चैंपियन बनी है हमारी भारतीय अंडर 19 क्रिकेट टीम। देखिएगा साथियों, ये मैच हुआ है जिम्बाब्वे में। मैच यानी टूर्नामेंट यानी कि अंडर 19 वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ हुआ? जिम्बाब्वे में। इसमें जीत दर्ज कर लिया हमारे भारत ने। भारत विजेता बना साथियों और हमारा भारत छठी बार विजेता बना है, 6वीं बार चैंपियन बना है आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में। फाइनल में हमारे भारत ने किसको हराया? तो इंग्लैंड, यानी इंग्लैंड उपविजेता रहा। इसके अलावा आप याद रखिएगा 175 रन की पारी, 175 रन की बड़ी जिम्मेदार पारी वैभव सूर्यवंशी ने खेली। वैभव सूर्यवंशी ने 185 रन बनाया फाइनल में। चलिए कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद आज के करंट अफेयर को पढ़ा जाएगा। तो कल पहला प्रश्न पूछा गया था, हाल ही में मणिपुर के नए चीफ मिनिस्टर कौन बने? उत्तर ए युमनाम खेमचंद सिंह। दूसरा प्रश्न, हाल ही में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? उत्तर सी दुबई में। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत की पहली एलएनजी डीजल डुअल फ्यूल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट ट्रेन कहाँ शुरू की गई? उत्तर बी अहमदाबाद में। अगला प्रश्न, भारत 2026 में होने वाले ग्लोबल बिग कैट समिट की मेजबानी किस शहर में करेगा? तो उत्तर नई दिल्ली में। अगला प्रश्न, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने यंत्र इंडिया लिमिटेड को कौन सा दर्जा दिया? तो मिनी रत्न वन का दर्जा दिया, मिनी रत्न वन। छठा प्रश्न, हाल ही में विंग्स इंडिया 2026 अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का अवार्ड किसको मिला? तो उत्तर हो जाएगा बी दिल्ली को, नई दिल्ली। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत और किसके बीच हुए एफटीए को सभी समझौतों की जननी बताया जा रहा है? तो उत्तर हो जाएगा सी यूरोपीय यूनियन और हमारे भारत के बीच। अगला, दुनिया का पहला निजी अंतरिक्ष स्टेशन किस वर्ष तक स्थापित किया जाएगा? तो उत्तर हो जाएगा 2027 तक। और हमारे भारत का अंतरिक्ष स्टेशन, ध्यान रहे महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों, 2035 तक हमारे भारत का भी अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित हो जाएगा। तो ये था साथियों कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन। अब पढ़ते हैं आज के करंट अफेयर को। तो आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में डब्ल्यूपीएल 2026 का खिताब किसने जीता? उत्तर होगा साथियों ए आरसीबी। आरसीबी ने वुमेन प्रीमियर लीग आईपीएल के तर्ज पर जो महिला प्रीमियर लीग हो रहा था, महिलाओं का क्रिकेट प्रीमियर लीग हो रहा था, उसमें उसमें दिल्ली को हराकर साथियों रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने डब्ल्यूपीएल का खिताब जीत लिया है। तो उपविजेता कौन बना? उपविजेता दिल्ली कैपिटल। उपविजेता दिल्ली कैपिटल बनी और विजेता बनी रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु। एक बात ध्यान रखिएगा कि दिल्ली साथियों लगातार चौथी बार फाइनल पहुंची है, चौथी बार फाइनल पहुंची है, लेकिन फाइनल अभी तक नहीं जीती है। दूसरी बात, 2023 में इस टूर्नामेंट की शुरुआत हुई, 2023 में, और 2023, 24, 25 और इस वर्ष का 2026 चार टूर्नामेंट हुए। इसमें सबसे पहला टूर्नामेंट जीता था मुंबई इंडियन ने, फिर 2024 में टूर्नामेंट हुआ, इसको जीता आरसीबी ने, फिर तीसरा टूर्नामेंट होता है तो मुंबई इंडियन ने जीता, और फिर इस वर्ष 2026 में पढ़ रहे हैं कि आरसीबी ने 2026 डब्ल्यूपीएल जीत लिया। तो यहाँ आप देख रहे हैं साथियों कि 23 और 25 मुंबई इंडियन ने जीता और 24 और 26 आरसीबी ने जीता। दोनों टीमों ने दो दो बार जीता है और अभी तक 4 बार महिला प्रीमियर लीग, वुमेन प्रीमियर लीग हुआ है साथियों, 4 बार हुआ है, शुरुआत 2023 हुआ है। एक और बात आप देख रहे हैं कि दिल्ली लगातार 4 बार यानी चारों से जो फाइनल खेली है साथियों, उप विजेता रही है, वो चारों बार दिल्ली बनी, ये भी एक रिकॉर्ड है अपने आप में। और थोड़ा सा डिटेल देखिएगा, संस्करण ये चौथा था, 9 जनवरी से 5 फरवरी तक आयोजित हुआ, चौथा संस्करण था, चारों बार दिल्ली फाइनल में पहुंची। फाइनल मैच का आयोजन बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन बड़ोदरा गुजरात में हुआ। विजेता रही आरसीबी बेंगलुरु, उप विजेता रही दिल्ली कैपिटल, उप विजेता भी ये चौथी बार लगातार रही और ये दूसरी बार। प्लेयर ऑफ द मैच स्मृति मंधाना आरसीबी, और ऑरेंज कप स्मृति मंधाना, और पर्पल कप सोफी डिवाइन को पर्पल कप मिला। और ऑरेंज कप साथियों, ऑरेंज कप नहीं है साथियों, ये कैप होगा, ये ऑरेंज कैप स्मृति मंधाना, जो सबसे ज्यादा रन बनाता है उसको ऑरेंज कैप मिलता है, और जो सबसे ज्यादा विकेट लेता है उसको पर्पल कैप का अवार्ड मिलता है। तो सबसे ज्यादा विकेट लेकर के पर्पल कैप डब्ल्यूपीएल में सोफी डिवाइन, और ऑरेंज कैप सबसे ज्यादा रन बना करके स्मृति मंधाना को मिला है। अगला दूसरा प्रश्न देखिएगा, हाल ही में जारी पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 में शीर्ष पर कौन है?
एक इंडेक्स जारी हुआ है पंचायती राज मंत्रालय द्वारा, पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 यानी पंचायत उन्नत सूचकांक 2.0 पंचायती राज मंत्रालय ने जारी किया। इसमें शीर्ष पर रहा त्रिपुरा, पूर्वोत्तर भारत का राज्य त्रिपुरा, बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा राज्य त्रिपुरा। यह पंचायती राज मंत्रालय ने जारी किया है और ये पंचायत उन्नत सूचकांक 2026 है। सेकेंड टाइम हुआ है जारी। फर्स्ट टाइम पिछले वर्ष 2025 में फर्स्ट टाइम जारी किया गया था। 2025 में फर्स्ट टाइम ये इंडेक्स जारी किया गया था। जारीकर्ता पंचायती राज मंत्रालय, मंत्री हैं राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह। उद्देश्य क्या है? तो ग्राम पंचायतों के डेवलपमेंट का असेसमेंट करना। हमारे देश के जो ग्राम पंचायतें साथियों, उसका जो विकास है वो कितना हुआ है या फिर नहीं हुआ, उसी का आकलन करने के लिए, असेसमेंट करने के लिए पहली बार 2025 में यह इंडेक्स जारी हुआ था, दूसरी बार 2026 में जारी हुआ है और शीर्ष पर रहा इस बार त्रिपुरा। अगर पूछा जाए पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अप्रैल को साथियों हर साल पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 24 अप्रैल को ही साथियों, 24 अप्रैल को हमारे हमारे देश में संविधान के अंतर्गत, हमारे देश में संविधान के अंतर्गत, संविधान में पंचायती राज व्यवस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया और भाग भाग 9 में जोड़ा गया, भाग 9 में जोड़ा गया और अनुसूची 11 में जोड़ा गया। अनुसूची 11 और भाग 9 में जोड़ा गया। कौवा संविधान संशोधन से? 73वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी कि 73वां संविधान संशोधन से। तो इसी उपलक्ष्य में संविधान में मान्यता मिलने की ही वजह से 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। और पूछा जाए पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले कब लागू हुआ, तो 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर से पहली बार पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत होती है देश में सबसे पहले। अगला प्रश्न देखिएगा, हाल ही में किस राज्य के पहले अंतरिक्ष केंद्र का उद्घाटन एक सरकारी स्कूल में किया गया? उत्तर होगा साथियों छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने राज्य में पहला अंतरिक्ष केंद्र का उद्घाटन किया है। डिटेल देखिएगा, नया रायपुर जिला है छत्तीसगढ़ का, यहीं के सरकारी स्कूल में राज्य का पहला अंतरिक्ष केंद्र का उद्घाटन किया गया। और उद्घाटन किसने किया? मुख्यमंत्री सीएम विष्णुदेव साय और अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला जी। अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ये हमारे दूसरे भारतीय हैं जो अंतरिक्ष गए हैं और प्रथम भारतीय हैं जो आईएसएस पर गए हैं साथियों। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है कि बच्चों में सैटेलाइट लैब, ग्राउंड ग्राउंड स्टेशन और स्पेस मिशन के बारे में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस प्रदान हो। दो फैक्ट याद रखिएगा, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र केरल के तिरुवनंतपुरम में है और विक्रम साराभाई साथियों हमारे भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हैं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष कार्यक्रम के, हमारे भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक। सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है श्रीहरिकोटा में और ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर पड़ता है साथियों। यहाँ पर एक झील है पुलिकट झील, पुलिकट झील के बीच में स्थित है श्रीहरिकोटा द्वीप, यहीं पर स्थित है सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र। इसे SHAR भी कहा जाता है, जहां से हमारे उपग्रहों का प्रक्षेपण किया जाता है साथियों। और अगर बात किया जाए अंतरिक्ष कार्यक्रमों का, जो मुख्य संस्थान है वो है इसरो, जिसका गठन 1969 में हुआ। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो बंगलुरु में है। वर्तमान में हमारे भारत में 3 लॉन्च पैड, तीसरा लॉन्च पैड तैयार हो रहा है। पहला लॉन्च पैड है साथियों यही SHAR यानी श्रीहरिकोटा, दूसरा लॉन्च पैड है कुलशेखर पट्टनम थूथुकुडी और तीसरा लॉन्च पैड फिर यहीं पर बन रहा है श्रीहरिकोटा में ही। अगला प्रश्न देखिएगा, हाल ही में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने की घोषणा करने वाला नवीनतम यूरोपीय देश है। उत्तर होगा साथियों स्पेन। स्पेन ने, यूरोप के देश स्पेन ने, जिसकी राजधानी मैड्रिड है, उसने अभी हाल ही में अपने देश के जो 16 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको सोशल मीडिया चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। क्योंकि सोशल मीडिया पे साथियों यहाँ के बच्चे अब्यूजेस जो वीडियो होते हैं उनको देखते थे, जो उनके जीवन पर बड़ा नकारात्मक प्रभाव डाल रहा था। इसीलिए स्पेन सरकार ने डिसीजन लिया कि 16 साल से कम उम्र के बच्चे हैं तो कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज नहीं करेंगे, 16 साल से प्लस हो जाएंगे तब वो यूज करेंगे। ऐसा ही साथियों हम लोगों ने पढ़ा है पूर्व में भी कि 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सोशल मीडिया चलाने पर प्रतिबंध लगाने वाला देश फ्रांस बना। उसी प्रकार से 16 वर्ष से कम उम्र के आयु के बच्चों को सोशल मीडिया चलाने पर प्रतिबंध लगाने वाला देश ऑस्ट्रेलिया हो गया। ये 3 आप याद रखे रहिएगा फैक्ट को। थोड़ा सा स्पेन के बारे में देखिएगा, स्पेन के साथियों राजधानी है मैड्रिड, स्पेन की राजधानी है मैड्रिड और स्पेन की मुद्रा है यूरो, स्पेन की मुद्रा है यूरो। और स्पेन साथियों, स्पेन आइबेरिया प्रायद्वीप पर स्थित देश है, आइबेरिया प्रायद्वीप पर स्थित देश है
और यहाँ के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं पेड्रो सांचेज। पेड्रो सांचेज यहाँ के प्रधानमंत्री हैं साथियों, याद रखिएगा। अगला 5वां प्रश्न देखते हैं। हाल ही में डीआरडीओ ने सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट टेक्नोलॉजी का सफल परीक्षण कहाँ किया? उत्तर होगा साथियों सी, ओडिशा। डीआरडीओ हमारे देश का रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। लेकिन ये साथियों, ये टेस्टिंग जो करता है वो उड़ीसा के चांदीपुर जिला के व्हीलर द्वीप से करता है। कोई भी परीक्षण होता है, किसी मिसाइल का परीक्षण आप आंख मूंद करके उत्तर कर सकते हैं। डीआरडीओ उड़ीसा से टेस्टिंग किया, 99.9% उत्तर होगा। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में स्थित है। सॉलिड फ्यूल डक्टेड टेक्नोलॉजी, रैमजेट टेक्नोलॉजी का टेस्टिंग किया है। इसका उत्तर तो हो जाएगा ये, लेकिन ये क्या है इसको पढ़ते हैं। ये सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट टेक्नोलॉजी साथियों, ये जो क्रायोजेनिक इंजन होता है, अति निम्न तापिकी इंजन होता है, जिसमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन को लेकर के जाया जाता था, तब जा करके रॉकेट लॉन्च किया जाता था साथियों। अब क्या होगा, इस टेक्नोलॉजी में ऑक्सीजन को लेके जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हाइड्रोजन को क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन के रूप में लेके जाया जाएगा। हमारे वायुमंडल में जो मौजूद ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन को लेकर के ये बर्न होकर के अपना काम चला लेगा। समझिएगा, सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट टेक्नोलॉजी को समझने से पहले आपको अति निम्न तापकी को समझना होगा। अति निम्न अति निम्न तापिकी, इसको अंग्रेजी में कहते हैं, अति निम्न तापिकी को अंग्रेजी में कहते हैं क्रायोजेनिक। क्रायोजेनिक। ये साथियों, ये रॉकेट इंजन में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में प्रयोग होता है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में रॉकेट में ईंधन के रूप में प्रयोग होता है। रॉकेट ईंधन होता है, इसमें क्या प्रयोग होता है? क्रायोजेनिक इंजन में, रॉकेट ईंधन में हाइड्रोजन साथियों, हाइड्रोजन मुख्य ईंधन के रूप में प्रयोग होता है, मुख्य ईंधन के रूप में। और सहायक के रूप में हम सभी जानते हैं कि किसी चीज को जलने के लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य है, तो ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन सहायक के रूप में रहता है। क्रायोजेनिक इंजन में हाइड्रोजन मुख्य ईंधन और सहायक के रूप में ऑक्सीजन होता है। इसमें होता क्या है, क्रायोजेनिक का मतलब हुआ कि अति निम्न ताप की, जब साथियों लो टेम्परेचर पर हाइड्रोजन गैस को लाते हैं -250 -173 डिग्री सेल्सियस पर, -150 -150 और -200 -273 डिग्री सेल्सियस पर जब हम लेकर के आते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, तो ये अपने मूल अवस्था, जो इनकी गैसीय अवस्था है, उस गैसीय अवस्था से ये द्रव अवस्था में आ जाते हैं। तो जब द्रव अवस्था में आ जाएंगे, गैसीय अवस्था से जब द्रव अवस्था में आ जाएंगे, तो छोटे कंटेनर में ज्यादा ईंधन लेकर के हम अंतरिक्ष में जा सकते हैं। तो ये दोनों साथ साथ लेकर के जाया जाता था इस तकनीकी में। लेकिन ये बन जाने के बाद से साथियों, अब ऑक्सीजन लेके जाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आप हाइड्रोजन लेकर के जाइए और वायुमंडल में मौजूद जो ऑक्सीजन है, उससे ये जो है उसको ले करके अपने में और यूज करके उसको बर्न कर लेगा। जैसे साथियों मान लेते हैं, अगर पूछा जाए माचिस जलाना है आपको, तो माचिस जलने के लिए सिर्फ बारूद और माचिस में होने वाले एलिमेंट ही नहीं अनिवार्य है, उनके अलावा ऑक्सीजन की उपस्थिति, अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो आग नहीं लगता है। तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन रहेगा मुख्य ईंधन के रूप में, लेकिन आग लगाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो यहाँ पर ऑक्सीजन को लेके जा रहे हैं, तो हमारे लिए 2 कंटेनर चाहिए। अगर हम 10 किलो का लेकर के हाइड्रोजन जा रहे हैं, तो 2-4 किलो का हमको ऑक्सीजन भी लेकर के जाना है। अब इस टेक्नोलॉजी में ऑक्सीजन ले जाने की आवश्यकता नहीं है, वायुमंडल में मौजूद ऑक्सीजन को ये ले करके और हाइड्रोजन को बर्न करा देगा, और इससे जो है हमको डीआरडीओ, जो मिसाइल वाला हमारा डीआरडीओ है, वो इसरो का हेल्प कर देगा। देख रहे हैं आप किस प्रकार से डीआरडीओ टेक्नोलॉजी बना करके अंतरिक्ष वाले इसरो संस्थान को ट्रांसफर करेगी, तो हमको अंतरिक्ष जगत में अपने भारत में नया कीर्तिमान देखने को मिलेगा। तो ये था साथियों। अब डीआरडीओ के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। डीआरडीओ के बारे में, डीआरडीओ डीआरडीओ का गठन कब हुआ था? डीआरडीओ का गठन हुआ था 1 जनवरी 1 जनवरी 1900 1 जनवरी 1958 ईस्वी को। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ है, मुख्यालय कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में। डीआरडीओ लॉन्च कहाँ से करता है, टेस्टिंग कहाँ से करता है? उड़ीसा से। डीआरडीओ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? फर्स्ट चेयरमैन कौन थे साथियों? फर्स्ट प्रमुख कौन थे? फर्स्ट अध्यक्ष कौन थे? तो उत्तर हो जाएगा दौलत कोठारी साहब। दौलत कोठारी साहब। वर्तमान में कौन है? दौलत कोठारी साहब हैं ये, दौलत कोठिना कोठारी। और वर्तमान में कौन है डीआरडीओ के हेड? तो समीर वी कामत। और डीआरडीओ का टैगलाइन क्या है? डीआरडीओ का टैगलाइन क्या है? बलस्य मूलम विज्ञानम। बलस्य मूलम विज्ञानम, यानी बल का या शक्ति का स्रोत विज्ञान है।
ध्यान रहे। तब बात आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 72वां महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट 2026 किसने जीता? उत्तर हो जाएगा हरियाणा। स्पोर्ट्स राज्य, स्पोर्ट्स मैन वुमेन वाला राज्य साथियों हरियाणा। इसने भारतीय रेलवे को कबड्डी टूर्नामेंट में, भारतीय रेलवे को, इंडियन रेलवे को कबड्डी टूर्नामेंट में हरा करके खिताब जीत लिया है। कौन सा? 72वां महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट 2026। तो डिटेल हम देखेंगे। इस सीनियर नेशनल वुमेन्स कबड्डी चैंपियनशिप 72वां संस्करण आयोजित हुआ 2026 में। इसका आयोजन गाची बोबले इंडोर स्टेडियम हैदराबाद में हुआ है। गाची बोबले इंडोर स्टेडियम हैदराबाद में, वहां पर आयोजित हुआ। विजेता रहा हरियाणा और उप विजेता रहा भारतीय रेलवे। भारतीय रेलवे, इंडियन रेलवे को हरियाणा ने फाइनल में हरा करके इस टूर्नामेंट को जीत लिया है। 72वां सीनियर नेशनल वुमेन्स कबड्डी चैंपियनशिप। अगला प्रश्न देखिएगा। हाल ही में भारत की पीएम सेतु योजना के लिए किसने 830 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? 830 मिलियन डॉलर होगा साथियों। 830 मिलियन डॉलर ऋण को मंजूरी दिया है अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने साथियों। वर्ल्ड बैंक ने हमारे भारत की योजना पीएम सेतु योजना को 830 मिलियन ऋण दिया है। ध्यान रखे रहिएगा। कितना? 830 मिलियन डॉलर, 830 मिलियन डॉलर का ऋण दिया है वर्ल्ड बैंक ने दिया है। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ये दोनों साथ में जुड़वा बहन कहा जाता है इन दोनों को। दोनों का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है और दोनों दोनों का स्थापना 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से हुआ था। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से हुआ था। अस्तित्व में दोनों 1945 में है और दोनों का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी अमेरिका की राजधानी में है। आईएमएफ के हेड है साथियों क्रिस्टालिना जॉर्जिवा और वर्ल्ड बैंक के हेड है हमारे भारतीय अजय पाल बंगा जी। अजय बंगा जी। तो ये वर्ल्ड बैंक हमारे भारत की योजना पीएम सेतु योजना को 830 मिलियन डॉलर ऋण देगा। अच्छा, ये योजना क्या है? तो योजना तो हमारी हर परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साथियों। वर्ल्ड बैंक ने प्रधानमंत्री सेतु योजना के 830 मिलियन डॉलर का ऋण को मंजूरी दिया है। पीएम सेतु योजना की शुरुआत हुई थी 4 अक्टूबर 2025 को। ध्यान रहे, बहुत बहुत ज्यादा योजना हमारे हर परीक्षाओं में कम से कम एक तो योजना पूछ रहा है, 4 भी पूछ लिया जाता है मैचिंग के लिए। पीएम सेतु योजना 4 अक्टूबर 2025 को लॉन्च हुआ। इसका उद्देश्य था हमारे देश में स्थित आईटीआई जो संस्थान है उसको अपग्रेड करना। इसका लक्ष्य भी कुछ रखा गया था कि 5 वर्ष में 1000 आईटीआई संस्थानों को अपग्रेड किया जाएगा, अपडेट किया जाएगा, उनको नया बनाया जाएगा। हमारे देश के युवा जो है सिर्फ आईटीआई करके घूमे नहीं, रोजगार के लिए भटके नहीं, बेरोजगार नहीं रहे। जब वो आईटीआई कर लें तो उनको प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद एक अच्छा जॉब मिल जाए, उनको सेवा देने का मौका मिल जाए। इसके लिए प्रधानमंत्री सेतु योजना शुरू हुआ है। प्रधानमंत्री सेतु योजना आईटीआई संस्थानों को अपग्रेड करना। अगला देखिएगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस मनाया गया साथियों 4 फरवरी को। 4 फरवरी को हर साल अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस मनाया जाता है। सभी मनुष्य भाई हैं, चाहे वो किसी भी देश में रहने वाले हों, चाहे किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, सभी आपस में भाई भाई हैं। इसी को कहा जाता है बंधुत्व साथियों, बंधुत्व। और अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस मनाया जाता है इसी के प्रति जागरूकता के लिए 4 फरवरी को। डिटेल देखेंगे थोड़ा सा। हर साल 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस मनाया जाता है। मानव बंधुत्व दिवस मनाया जाता है जिसका थीम इस वर्ष का था विभाजन की जगह संवाद। विभाजन की जगह संवाद। उद्देश्य यह संदेश फैलाना कि अंतर धार्मिक संवाद, आपसी सम्मान और सांस्कृतिक विविधता से मानव बंधुत्व को बढ़ावा मिलता है। ये इसका उद्देश्य और ये थीम है, महत्वपूर्ण है थीम साथियों, याद रखना है। नौवां और अंतिम प्रश्न पूछा गया है, हाल ही में विश्व कैंसर दिवस कब मनाया गया? उत्तर होगा डी, 4 फरवरी को साथियों अंतर्राष्ट्रीय या विश्व कैंसर दिवस भी मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस हर साल 4 फरवरी को मनाया जाता है। डिटेल लिखिएगा। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस है। इस वर्ष का थीम है 2026 का यूनाइटेड बाय यूनिक। यूनाइटेड बाय यूनिक। कैंसर क्या होता है साथियों? इसको हिंदी में कहा जाता है कर्क रोग। कर्क रोग कहा जाता है। इसमें होता क्या है? इसमें साथियों कोशिकाओं का अनियंत्रित बहुगुणन होने लगता है। कोशिका का अनियंत्रित कोशिका का अनियंत्रित बहुगुणन किसी भी अंग में होगा, अनियंत्रित बहुगुणन किसी भी अंग में होगा तो वह उस अंग में साथियों कैंसर बीमारी या कर्क रोग हो जाएगा। कर्क रोग अध्ययन क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी कहलाता है। ध्यान रहे, ऑन्कोलॉजी। कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी कहलाता है। ऑन्कोलॉजी कैंसर का अध्ययन कहलाता है। तो ये था साथियों आज का 9 महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कैसा लगा आज का क्लास? फीडबैक जरूर दीजिएगा। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी, कोई भी प्रश्न होगा तो कमेंट जरूर करिएगा। बाकी मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।